नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावलन की शुरुआत करते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जबकि 11 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। बजट से पहले राज्य सरकार प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसान, उद्यमी, व्यापारी, जनप्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूह समेत समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जनता के सुझावों को शामिल कर जनहित और विकास केंद्रित बजट तैयार किया जाए। उन्होंने कहा है कि व्यापक सहभागिता से तैयार बजट राज्य के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा तय करेगा। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न विभिन्न आयामों में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के रेखा आर्य ने अधिकारियों की लेट लतीफी पर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रेखा आर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार राज्य ने पदकों का शतक किया है। हम लोगों ने लगभग 244 पदों की डिमांड करी है, जो कि हमारे को 38 नेशनल गेम में हमें बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही मैंने 544 या 444 पदों की भी एक अपेक्षा करी है, जो कि अधिसंख्य पद के रूप में सृजित कर दिए जाए, क्योंकि बार बार होता ये है कि बच्चे मेडल लाते हैं और बार बार एक एक मेडल या एक एक उसके लिए अधिसंख्य पदों के लिए प्रस्ताव चलाना पड़ता है और संबंधित खिलाड़ी भी जो है इस निराशा में उसका समय कट जाता है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और कई बार जो है सिस्टम में रुचि न होने के कारण देरी हो जाती है, फिर खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए लांघा में 16 करोड़ 11.88 लाख की लागत से तैयार स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना का विधित्व लोकार्पण किया है। यह उत्तराखंड की पहली योजना है जो स्प्रिंकलर और ड्रॉप बेस तकनीकी से संचालित होगी, जिसमें सिंचाई परंपरागत गुलों या नहरों से किया जाएगा। पाइपलाइन के जरिए जो है टैंकों से किया जाएगा। वहीं आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के तहत लांघा, तौली, भूड़ और लांघा और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर के दायरे से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, एक अभिनव योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी का उत्पादकता में से जोड़ना है, उत्पादन बढ़ाने में सदुपयोग हो, तो उस विजन को साकार किया गया इस योजना के माध्यम से। क्योंकि ज्यादातर सिंचाई का मतलब हमने सीखा था कि नहर बनाएंगे, समतल करेंगे, फिर उसे सिंचाई करेंगे, तो उसमें पानी की बर्बादी बहुत होती है। और साइंटिफिकली भी उसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, जो नहर से करते हैं। बताना चाहूँगा, जो सिंचाई योजना का जो ये लाभ मिल रहा है, ये पपरियाण, तौली, भूड, पिपलसार, लांगा और कसौली, रुद्रपुर, अपर तक, और इसमें स्प्रिंकलर जो व्यवस्था बनाई है हमारे विधायक जी के माध्यम से, इस योजना के लिए जो उन्होंने कोशिश की है उसको धरातल पे उतारा है। यह उत्तराखंड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ये क्या बोलते हैं योजना, जिसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिला है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित विधेयक को लेकर संत समाज द्वारा इसे वापस लेने की मांग करने पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यूजीसी से जुड़ा मुद्दा नीतिगत और कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है और इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। चमोली ने कहा कि बीजेपी संत समाज का सम्मान करती है। देखिए, यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे हुआ है। उन्होंने सरकार को भी नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है और सरकार ने भी ये कहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कोई भी ऐसा हम रास्ता नहीं खोल सकते हैं जिससे कोई भी कम्युनिटी या कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तो मैं समझता हूँ ये पूरा मामला समाधान की ओर जा चुका है और इसका जल्दी समाधान होने जा रहा है। प्रदेश में हत्याओं की वारदातों के बाद अब न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकियों ने एक बार फिर से दहशत का माहौल बना दिया है, जिससे प्रदेश की जनता में भय का वातावरण है। इस पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार और प्रशासन इस घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार अभियान पर सियासी विवाद जारी है। जहां सत्तारूढ़ दल इस अभियान को मुख्यमंत्री के सुशासन का मॉडल मान रहा है, तो वहीं राज्य की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इसे मात्र जुमला करार दे रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी का कहना है कि सरकार ने धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया है और जब योजनाएं जनता तक पहुंचेगी तो वह सरकार को असलियत से अवगत कराएगी। उन्होंने सरकार को हिदायतें देते हुए कहा कि शेष समय में योजनाओं को सिर्फ अभियान के माध्यम से नहीं बल्कि धरातल पर उतारकर काम करना चाहिए। ये एक भयंकर जुमला हो सकता है। जिस दिन धामी के सरकार या धामी के नुमाइंदे घर घर सरकार के नारे लेकर जाएंगे, देखना कि किस प्रकार से उनका बहिष्कार होगा। लोग इन दोनों राष्ट्रीय दलों से तंग आ गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये पहले भी कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनको खरी खोटी सुनना पड़े या फिर वर्तमान में जनता का शिकार होना पड़े। इससे बढ़िया है कि वो प्रचार न करके अभी भी जो बचा समय है, इस समय में उत्तराखंड में उन विकास के कार्यों पर खर्च करें। लालकुआ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में आमजन को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर देने का प्रयास किया गया। क्षेत्रवासियों ने सिंचाई, बिजली, सड़क और पेयजल से जुड़ी समस्याएं रखी। वहीं नगर पंचायत के आवासों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने किराए बढ़ाए जाने का विरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तत्काल निर्देश देते हुए किराया न बढ़ाने के आदेश दिए। अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से डोर स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। डीएम ने रोका आवास किराया बढ़ोतरी के लिए बहुउद्देशीय शिविर को आयोजित किया।
एक बार आपको फिर से बता दें, डीएम ने रोका आवास किराया बढ़ोतरी और जन समस्याओं का मौके पर समाधान के लिए शिविर लगाया। लालकुआ में जन समस्याओं के मौके पर शिविर लगाया गया। बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। डीएम ने रोका आवास किराया बढ़ोतरी के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया, जहां पर डीएम ने रोका आवास किराया बढ़ोतरी से लेकर जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया। आपको एक बार फिर से बता दें, जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया डीएम की ओर से। लालकुआ में यह कार्यक्रम रखा गया, जहां जन समस्याओं का समाधान बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। डीएम ने रोको आवास किराया बढ़ोतरी से लेकर जन समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। यह कार्यक्रम बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। लालकुआ में डीएम ने रोका आवास किराया बढ़ोतरी से लेकर जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राज जात यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर थराली से वान तक नंदा देवी राज जात मार्ग के सुधारीकरण के लिए सरकार ने 32 करोड़ रुपए जारी की हैं। वहीं लंबी सड़क को हॉट मिक्स करने का टेंडर भी जारी किया गया। ठेकेदारों ने थराली से देवाल लोहगंज होते हुए लंबी इस सड़क पर सुरक्षा दीवारों और नालियों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही अनियमितताओं तक अब जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोला है। आरोप है कि ठेकेदारों गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। मलबे के ढेर पर सुरक्षा दीवार नालियां बन रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। देवाल मार्ग पे जो है 34 करोड़ समथिंग कुछ का कार्य जो है पीडब्ल्यूडी वाला जो पास हुआ है, और उसमें जो टेंडर प्रक्रिया हुई है ठेकेदार के नाम पे छूटी है, और जबकि जो वो ठेकेदार हैं उन्होंने जो है पेटी कॉन्ट्रैक्ट में अन्य कई लोगों को कार्य दिया है। आप ये देखिए, जो अपना डाक बंगला है, डाक बंगला के पास में जो है आपके जाल वाले पुश्ते बन रहे हैं। आप वो जमीन जो है पूरी धंस रही है, और जमीन जहाँ पे धंस रही है वहाँ पे पक्के पुश्ते नीचे जो है थोड़ा चौड़ीकरण करके पक्के पुश्ते बनने चाहिए थे। और उसमें अगर आप मौके पे जाके देखेंगे कि सरकार एक और तो नंदा देवी राजजात की बात कर रहे हैं और उसके कार्यों की बात कर रही है। इनको पिछले साल से सरकार मीटिंग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नंदा देवी के तमाम रास्ते हमने सुदृढ़ कर दिए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो आपने बताया अभी की जो थराली वाण मोटर मार्ग है, वो मोटर मार्ग एक मेजर टेंडर आपने किया है और उस मेजर टेंडर को फिर आपने सबलेट कर दिया है। भैया आपने स्थानीय हमारे समय भी सरकार में भी ये मुद्दा आया था कि बड़े ठेके के बजाय एक टेंडर देने के बजाय हम छोटे छोटे टेंडर दें। जो है आपका डाक बंगला है, उसके बगल में जो आपके पुश्ते बन रहे हैं, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना,
जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार ने श्री केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग जनपद में 1 दिवसीय भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा, ताकि श्री केदार बाबा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए और एनएच अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कोशिश है कि जो यात्रा हमारी शुरू हो उससे पहले जो है हमारी सड़कें जो है वो अच्छी हो सके, जिससे कोई यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है लोगों को ना हो। तो उसी में आज जो है हम लोगों ने वहाँ से ऋषिकेश से जो हमारी सड़कें हैं उसका निरीक्षण करते हुए हम लोग आए हैं, और अब यहाँ तिलवाड़ा तक तो हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, और आगे हमारा ये प्लान यही है कि इसके बाद में गौरीकुंड तक हम लोग जाएं और उसके बाद में फिर बद्रीनाथ वाला जो रूट है वहाँ पे भी हम लोग कल जाके निरीक्षण कर लें उसका।
काफ़ी अभी हमारे काम भी चल रहे हैं, जैसे खासकर जो हमारे स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क्स हैं वो अभी हमारे रनिंग में हैं, जिसके अंदर 35 वर्क जो है श्रीनगर डिवीजन के वो हमारे चल रहे हैं, जिसमें उनमें से 12 तो जो है हम लोग यात्रा से पहले हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे और बाकी जो है वो हमारे दिसंबर में उनकी जो है डेट ऑफ स्टार्ट दी गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से GMVN ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अपनी अधिकांश प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो है प्रॉपर्टीज EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। GMVN के MD प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा मार्ग पर NH के किनारे मौजूद लगभग सभी महत्वपूर्ण परिसरों में अब यह सुविधा उपलब्ध है। जहां अभी तक यह सुविधा नहीं थी वहां जल्द ही चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा, गुप्तकाशी और ऊखीमठ जैसे प्रमुख टूरिस्ट रेस्ट हाउस में पहले से ही EV चार्जिंग स्टेशन संचालित है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा करने वाले यात्री इसको नियमित उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यात्रा रूट पे जो एकदम NH पे हमारे जितने भी GMVN की फैसिलिटीज हैं ऑलमोस्ट सभी EV चार्जिंग स्टेशन से अब सैचुरेट कर दी जा चुकी हैं। एक बार फिर से मैं इसका असेसमेंट कर लूंगा और जो प्रॉपर्टीज अभी नहीं सैचुरेट हुए हैं, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे भी EV चार्जिंग स्टेशंस लगा दें। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मैं इससे पहले रुद्रप्रयाग में था, तो वहाँ पे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट TRH हैं GMVN के, जैसे तिलवाड़ा है, गुप्तकाशी है, ऊखीमठ है, तो सभी जगह पे चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जो इस्लाम धर्म के विशेष महत्व रखता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। आपको बता दें कि रमजान के आगमन के साथ ही बाजारों में रौनकें जो है बढ़ गई है और खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस महीने में खजूर और फलों की बिक्री भी खास तौर पर बढ़ जाती है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने बताया है कि रमजान के महीने हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, ताकि इस महीने की बरकतों का पूरा लाभ मिल सके। रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बरकत का महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। यह असल में तकवे का महीना, परहेजगारी का महीना है। इस महीने के अंदर हमें हराम चीजों से, मासियतों से, गुनाहों से बचना चाहिए। किसी की ग़ीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, बहतान ना लगाएं, गालम गलोच ना करें। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अब शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में दक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए एक विशेष CPD यानी सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीकों से लैस करना है, ताकि कक्षा शिक्षण को AI आधारित नवाचारों से जोड़ा जा सके। जो देश में इसमें ज्वलंत हमारा जो इसमें मुद्दा है वो AI का है, और इसमें भी विद्यालय शिक्षा विभाग भी उसमें पूरे एक नियमों के अंतर्गत उसमें काम कर रहा है। अब पिछले वर्ष हमने 761 जो हमारे LT लेक्चर हमारे हैं उनको हमने IIT दिल्ली में हमने उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रशिक्षण उसको हमने करा दिया है। और इधर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है उसको भी हम AI इनेबल्ड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है, टनकपुर में रोडवेज बस अड्डे के पास सवारियों को लेकर हुए विवाद में टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार
डगमामार वाहन में सवार 4 अज्ञात लोगों ने श्री मां पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य राकेश मौर्य पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य चालकों ने 40 वर्षीय राकेश को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घायल चालक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। यूनियन सचिव दीपक जोशी ने कहा कि आरोपी वाहन एसोसिएशन से जुड़ा नहीं है और डगमामार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।